तो सॉलिड में से प्रेशर घटाने पर लिक्विड और लिक्विड से प्रेशर घटाने पर गैस, गैस से अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे गैस पे तो लिक्विड, और लिक्विड पे प्रेशर बढ़ा देंगे तो सॉलिड। टेम्परेचर का इफेक्ट भी समझ गए। सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में आना फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में आना फ्यूजन या मेल्टिंग कहें, लिक्विड का गैसियस फॉर्म में आना वेपोराइजेशन। टर्म को तो एकदम दिमाग में रखना होगा। सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना वो प्रोसेस क्या कहलाया? फ्यूजन। और लिक्विड का गैसियस फॉर्म में आना क्या कहलाया? वेपोराइजेशन। गैस का सॉलिड फॉर्म में आना, सीधा सॉलिड का गैस फॉर्म में आना, गैस का सॉलिड फॉर्म में आना, ठीक है, सब्लिमेशन। सॉलिड का गैसेस फॉर्म में आना, सब्लिमेशन। क्लियर हो गया? सॉलिड से लिक्विड आना फ्यूजन, और लिक्विड से गैस आना वेपोराइजेशन। और गैस को कूल किए तो लिक्विड आया तो कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे आप ओशियन से क्या होते हैं, वाटर वेपर वेपोराइज होकर के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, उसको क्लाउड कहते हैं, बादल कहते हैं। वो क्लाउड नहीं है, अभी बादल नहीं बना। जब वो उसमें उसका जो है वो कंडेंस होने लगता है तो वो क्या हो गया, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास आने लगे, तो ना तो वो सॉलिड है ना लिक्विड, वो बीच का स्टेट है, वो बादल है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसका टेम्परेचर घटेगा, वो कूल होना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा, वो पानी नीचे आ जाएगा, वो बादल जो है वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और जिसको आप बारिश कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, तो रेन ड्रॉप्स क्या है? वो वाटर वेपर का लिक्विडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, और जब हम लिक्विड को हम उसको कूल करते हैं तो सॉलिड बन जाता है, उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो क्लियर हो गया? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना सॉलिडिफिकेशन। ये तो नॉर्मल होता है। एक प्रोसेस ऐसा है जहाँ लिक्विड जो है वो गॉन हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सॉलिड को अगर हीट किए सीधा गैस, और गैस को कूल किए सीधा सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में आना डिपोजिशन। डिपोजिट हो जाता है क्योंकि ऊपर में जाके जहाँ पे इसको कलेक्ट करेंगे, डिपोजिशन। क्लियर हो गया? अब कुछ क्वेश्चन है आपके पास। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में हम बताए थे केल्विन स्केल में 273, अगर हम उसको 273.15 होता है, वो अगर घटा दें तो वो हम क्या हो जाता है? सेल्सियस स्केल हो जाता है। इसको हम इसके जस्ट के वीडियो में हम आपको इसका न्यूमेरिकल बनाना सिखाते हैं, कैसे हम उसका जो है वो सॉलिड स्टेट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर जो मेल्टिंग ऑफ पॉइंट, और फिर लिक्विड को गैसेस में बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका जो है वो केल्विन में निकाल सकते हैं, सेल्सियस में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे होता है, उसका फार्मूला, और उसका फार्मूला के आधार पर कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? वाटर वेपर निश्चित तौर पे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वाटर वेपर होगा। ठीक है, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा? ये वाटर भी हो सकता है, वाटर वेपर भी हो सकता है। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि वहाँ लेटेंट हीट काम करता है, और वह लेटेंट हीट जैसा हम लोग पीछे जस्ट पढ़े पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि लेटेंट हीट उस हीट को कहते हैं जब तक वो पूरा का पूरा वो स्टेट अपने नेक्स्ट स्टेट में चेंज नहीं हो जाए तब तक वो हीट उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। इसलिए उसको जो है वो लेटेंट हीट हो जाता है। जो पूरे के पूरा हीट किसमें काम आ जाता है? वह स्टेट्स को नेक्स्ट स्टेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हो जाता है, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज, वो मेथड क्या है? कंडेंसेशन।
ठीक है। इवेपोरेशन जानते हैं? इवेपोरेशन क्या हो गया कि वेपोराइजेशन तो हो गया कि जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड अपने गैसियस फॉर्म में आएगा। लेकिन अब आप एग्जाम्पल देखें, आप खुद का एग्जाम्पल देखें। आप अपनी अपनी हथेली को पानी से भिगो लें और टॉवेल से उसको पोंछे नहीं और हथेली को ऐसे ही छोड़ दें। क्या वो हथेली दिन भर जब तक आप पोंछेंगे नहीं वो भींगा रहेगा, या कुछ देर बाद वो स्वतः सूख जाएगा? आप पाएंगे कि स्वतः सूख जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? वो वाटर कहाँ गया? वो वाटर एटमॉस्फेयर में चला गया। तो क्या आपके पाम का टेम्परेचर, आपके हथेली का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा कि वहां वेपोराइजेशन हो गया? नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पहुंचा। 37 आपका बॉडी टेम्परेचर है, तो उससे भीतर से भी कुछ हीट लेता है, तो औसत 40, 45, 50 तक चला गया होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचा होगा। इसका क्या सेंस होता है? इसका सेंस यह है कि वह वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, और इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर हो गया? इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, ठंडक होती है। गर्मी का महीना आया, अब आप फ्रीज का वाटर नहीं लेकर के बाहर देखेंगे, बहुत गर्मी घड़ा होता है, और पिच का जो वाटर है घड़े का, और वो वाटर यूज किया जाता है गर्मी के महीनों में कि वो, अब वो पानी जो है आपको ठंडा मिलता है। क्यों ठंडा रहता है, क्यों कूल हो जाता है? आपको ये पता है कि घड़े में छेद होते हैं, वो छेद से वाटर जो है वो वाटर के वो घड़े के सरफेस पे आ जाते हैं, आउटर सरफेस पे आ जाते हैं, और वहां से वो इवेपोरेट होता जाता है। वो भीतर से हीट लेकर के इवेपोरेट होता जाता है, और उससे कूलिंग हो जाती है, भीतर का जो वाटर वो ठंडा हो जाता है, जिसका यूज आप गर्मी में करते हैं। तो ये कहलाया कंप्लीट इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन, अब जिससे आपका कपड़ा सूख जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपना टॉवेल को जो है, आप टॉवेल को धोने के बाद जो है आप उसको फैला दीजिए कमरे में, पंखा चला दीजिए, क्या वो सूख जाता है? समय लगता है, लेकिन धूप में नहीं भी डालेंगे फिर भी वो सूख जाता है। तो क्या रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं आया? इसका अर्थ है कि वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है। तो इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? अब आप कुछ एग्जांपल समझेंगे। अब हम सारे फैक्टर्स को पहले देख लें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पहला तो फैक्टर है यह कि इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। एग्जांपल से समझे, आप एक कोई भी क्लॉथ, आप अपना हैंडकरचीफ ही ले लीजिए। हैंडकरचीफ को आप धोकर धोने के बाद उसको हैंडकरचीफ को मुड़ा हुआ कहीं रख दीजिए, वो सूख जाएगा। कि आप उसको फैला देंगे तब जल्दी सूखेगा? आपका आंसर होगा कि फैला देंगे तो जल्दी सूखेगा। इसका अर्थ है कि सरफेस एरिया यदि हम बढ़ा दिए हैं तो वो जल्दी सूखेगा। ठीक, यानी इवेपोरेशन अगर ज्यादा होगा, कब? जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सेकेंड है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठंडा में कपड़ा जल्दी सूख जाता है कि गर्मी में? आपका आंसर होगा कि गर्मी के महीने में, समर सीजन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका अर्थ है कि टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है। थर्ड है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब इसको एग्जांपल से समझें। आप कूलर यूज करते हैं, कूलर क्या काम करता है? ऐसे फैन यूज कर रहे हैं तो फैन से सिर्फ हवा मिला करनी है, और कूलर से क्या हो रहा है? हवा के साथ पानी मिल रहा है। तो हवा के साथ पानी मिल रहा है कमरे में, क्योंकि कूलर से पानी भी ब्लो करते हैं। तो उस कंडीशंस में कमरे में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वाटर वेपर कमरे में बढ़ गया, उसको कहेंगे ह्यूमिड एयर हो गया। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा। जैसे
अगर क्वेश्चन आपसे हम पूछें कि रेनी सीजन में कपड़े जल्दी सूखेंगे, ड्राई सीजन में कपड़े जल्दी सूखेंगे, आपका आंसर होगा कि रेनी सीजन में जल्दी सूखता ही नहीं रहता, ड्राई सीजन में जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर वेपर ज़्यादा है, तो कपड़े से वाटर वेपर क्यों लेगा? उसके पास ऑलरेडी वाटर वेपर ज़्यादा है, तो जल्दी नहीं सूख पाते हैं। लेकिन ड्राई सीजन में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है नहीं, पूरा खाली है, वो डिमांड कर रहा है वाटर वेपर का, तो कपड़े से खींच लेता है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट कम होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड इंक्रीज इन वेग स्पीड। हवा का वेग यदि बढ़ जाएगा, हवा का स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा? वह इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। आप फैन चला दें, फैन नहीं चलाएंगे, फैन चलाएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, फैन अगर नहीं चलाएंगे तो लेट से सूखे। ठीक है, इवेपोरेशन कूलिंग देता है, ये हम लोग समझ चुके हैं कुछ क्वेश्चन से आपका। व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर बेटर देन ए हॉट ड्राई डे, है ना? डेजर्ट जो है अच्छे से कूल होता है हॉट ड्राई डे की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है वो इवेपोरेशन उस हॉट ड्राई डे में नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर, ये तो बता दिए हैं। व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड, ये भी बता दिए हैं। व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। ठीक है, हम जो हैं क्या कहता है कि वाई आर वी एबल, हम कैसे क्यों सक्षम है हॉट टी या मिल्क जो है लेने में फास्टर फॉर्म में सॉसर रेदर देन ए कप। वो जो अगर कप है और प्लेट है, तो प्लेट में या सॉसर में हम जल्दी पी लेते हैं और कप में लेट से। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लेट में डाल देते हैं तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, तो जल्दी ठंडा हो जाता है, और कप में तो उसका एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, तो उसमें लेट से ठंडा होता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर, कॉटन क्लॉथ। क्यों? क्योंकि कमर कॉटन क्लॉथ जो है हमारे जो स्वीट्स पसीने हो रहे हैं, पसीनों को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट करने में मदद करता है, इसलिए कॉटन क्लॉथ्स हम समर सीजन में पहनते हैं। ठीक है, आपको मैटर का दो और भी स्टेट्स है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था जो होती है यह मैटर का फोर्थ स्टेट है। दोनों स्टेट जो है वो यहाँ पे चूंकि पाया नहीं जाता हमारे फिजिकली, तो यहाँ नहीं पाया जाता, हमारे पास नॉर्मल स्टेट में नहीं होता है, तो इसीलिए इस कंसेप्ट को सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ जाएंगे, क्योंकि हम उसी को ज़्यादा हम समझ पाते हैं जो हम आमने सामने देखते हैं। आप सॉलिड को भी देख रहे हैं, लिक्विड को भी देख रहे हैं, गैस को भी देख रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा को आप नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली प्लाज्मा है क्या? तो यह जो स्टेट है वह सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट है पार्टिकल, है ना? इसमें काफी एनर्जी है और वो काफी एक्साइटेड स्टेट है ना? या इसमें पार्टिकल क्या होता है? आयोनाइज्ड फॉर्म में होता, आयन के फॉर्म में होता। आयन आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में आयन के बारे में बताएंगे कि जो चार्ज एटम्स होते हैं उसी को आयंस कहते हैं, कैसे एटम बनता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, इसको हम डिटेल समझेंगे। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब हमारा होता है या नियॉन साइन जो बल्ब होता है वो प्लाज्मा स्टेट होता है। ये कैसे बनता है? तो वेरी हाई टेम्परेचर पे जब ले जाते हैं गैस को, तो वहां पे प्लाज्मा स्टेट बनता है, गैस आयोनाइज हो जाता है, वहां प्लाज्मा स्टेट। अब बोस आइंस्टीन नाम इसलिए है कि इसमें बोस और आइंस्टीन दोनों का योगदान है इस स्टेट को के रिसर्च में। बोस हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्रनाथ बोस, एस.एन. बोस। हाँ, यह फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ये दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, ये स्टेट क्या है कि इसमें गैस को कूल करते हैं। ठीक है, और काफी लो डेंसिटी पे हम अगर गैस लो डेंसिटी वाली गैस को काफी कूल करेंगे तो बहुत सुपर जो लो टेम्परेचर होगा उस कंडीशन पे जो मैटर का स्टेट्स होगा वो हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
और कूल करने को कंडेंसेशन कहते हैं, इसलिए इस स्टेट का नाम भी है कंडेंसेट। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर्स को अच्छे से ब्रीफ में समझ गए। क्वांटिटी यूनिट अब जानते हैं, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, वेट का न्यूटन, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, प्रेशर का पास्कल। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस को आप एबल हैं कि सभी को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग सॉलिड को, इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, यहाँ आपको एक एग्जांपल बता देना, आप वाटर आइस लेंगे, वाटर आ जाएगा, स्टीम आ जाएगा, तो आप ये बना सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं तरह किसी तरह का कोई